बायोएनर्जेटिक्स एमडीके 2026 यूनिट नंबर 2। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं जी। आउटलाइन द सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड कोरिलेट दीज विद दैट ऑफ ग्लूकोज। तो दो बातें कह रहा है। अगर आप इसकी स्टेटमेंट पे गौर करें तो एक तो आपको वो कह रहा है कि आपने जो है वो बतानी है सेलुलर रेस्पिरेशन किसकी, ग्लूकोज की। तो एक तो जो नॉर्मल ग्लूकोज की सेलुलर रेस्पिरेशन, आप पहले उसको डिटेल में डिस्कस कीजिए। जाहिर सी बात है कि फिर इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन भी आ जाएगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी आ जाएगी। और उसके बाद फिर आपने इसको रिलेट करना है विद द सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो इसको प्रोटीन्स और फैट्स के साथ जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग इस की आखिरी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे इस यूनिट के। पहले हम लोग जो है वो ग्लूकोज की सेलुलर रेस्पिरेशन पे बात करते हैं। अब ग्लूकोज की सेलुलर रेस्पिरेशन को अगर आप लोग देखते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन पहले क्या चीज है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन चेन कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन किया जाता है और कार्बन चेन कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके उनसे एनर्जी ऑब्टेन की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इसमें जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। इसको आप लोग ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन क्या है जी? ब्रेक डाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट या पारोविक एसिड। आप एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं दो पायरुवेट्स के अंदर, या पायरुवेट को पायरुविक एसिड भी कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस का। जहां तक ताल्लुक है इस प्रोसेस का, तो ये होता कहाँ पे, तो दिस अकर्स इन दी साइटोसोल। तो ये प्रोसेस साइटोसोल के अंदर हो रहा है। साइटोसोल आपको पता है कि जो साइटोप्लाज्म का ग्राउंड सब्सटेंस होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं, एक तो साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट होता है। वो जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग साइटोसोल कहते हैं, और ये लिक्विड पार्ट के अंदर मेजोरिटी हिस्सा जो है वो वाटर होता है। तो एक तो साइटोसोल और दूसरा उसके अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस एटसेट्रा। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये साइटोसोल के अंदर होता है, और एज अ रिजल्ट आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाती है वो है पायरुवेट या पारोविक एसिड। तो ये तो इसका पहला स्टेप हो गया। जब पायरुवेट या पारोविक एसिड बन जाता है तो उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। So aerobic respiration occurs in the presence of oxygen and aerobic respiration occurs in the absence of oxygen। और anaerobic respiration को ही fermentation भी कहते हैं। इसके दो नाम है, इसको anaerobic respiration भी कहते हैं, इसको fermentation भी कहते हैं। और फिर फर्दर fermentation की दो टाइप्स होती हैं, अल्कोहलिक fermentation और लैक्टिक एसिड fermentation। इनको अभी हम लोग अगली स्लाइड्स में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। उसके बाद दूसरी जानिब अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन पे आते हैं तो इसके जो स्टेप्स हैं उसमें स्टेप आ जाता है पारोविक ऑक्सीडेशन। अब पहला स्टेप तो हमेशा ग्लाइकोलाइसिस को काउंट करेंगे। उसकी वजह ये कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों के अंदर है, तो ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पारोविक ऑक्सीडेशन हो गया। थर्ड स्टेप क्रेब साइकिल हो गया। और फोर्थ स्टेप जो है दैट इज द रेस्पिरेटरी चेन। तो बेसिकली ये फोर स्टेप्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब ये जो फोर स्टेप्स है इनमें से जो पहला स्टेप है मैंने पहले भी कहा विच इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है ये पहला स्टेप है, और ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में है। लेकिन ये कहाँ पे हो रहा है? साइटोसोल में। लेकिन उसके बाद के जो स्टेप्स है, सेकंड स्टेप आपका पारोबिक ऑक्सीडेशन, थर्ड स्टेप आपका क्रेब्स साइकिल और फोर्थ आपका रेस्पिरेटरी चेन, ये तीनों स्टेप्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये तो हमारे पास ओवरऑल इस प्रोसेस की आ जाती है समरी। अब अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो वंस अगेन ग्लाइकोलाइसिस की समरी दी हुई है। ग्लाइकोलाइसिस मैंने आप लोगों को भी बताया कि ब्रेक डाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अच्छा, इसमें क्या होता है जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड के अंदर तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दो एडीपीज जो है इनको टू एटीपीज में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो एनर्जी फॉर्मेशन होती है। ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखें पहला स्टेप अगर आप देखें तो पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जो है वो टू एटीपीज को कंज्यूम कर रहे हैं और इसे टू एटीपीज बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला स्टेप है इस पहले वाले स्टेप के अंदर तो आप लोगों ने बुनियादी तौर पर क्या किया, इस पहले वाले स्टेप के अंदर तो आप लोगों ने एनर्जी कंज्यूम की। आपने कितने एटीपी यूटिलाइज की? टू एटीपी यूटिलाइज कर लिए। तो ये माइनस में हो गया टू एटीपीज। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस के, ये पहला प्रेपरेटरी फेज होता है, दूसरा ऑक्सीडेटिव फेज होता है। ऑक्सीडेटिव फेज में फोर एटीपीज को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फोर एटीपीज। तो आपके पास ये जो एटीपी बन जाते हैं ये फोर एटीपी बन जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने फोर एटीपी बनाए तो हैं, लेकिन इस फोर एटीपी को बनाने से पहले आपने क्या किया था,
आपने 2 एटीपीज जो है वो कंज्यूम भी किए थे, तो ये 2 एटीपीज इसके अंदर से माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास जो नेट एटीपी बचते हैं वो नेट एटीपी 2 बचते हैं। तो ये वो डायरेक्ट एटीपीज होते हैं जो कि यहाँ ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के अंदर बन रहे होते हैं। और आपके पास प्रोसेस में क्या होता है, एक ग्लूकोज से दो पारोविक एसिड या पारोवेट बन जाते हैं। यहाँ पे पारोविक एसिड या पारोवेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखना भी जरूरी है, विच इज C3H4O3। तो ये बुनियादी तौर पर जो है हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। अब आ जाइए एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको पहले बताया कि अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि इसके अंदर 4 एटीपीज टोटल बनते हैं। लेफ्ट साइड पे ये बॉक्स में लिखा भी हुआ है। टोटल 4 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं, उनमें से 2 एटीपीज आप कंज्यूम करते हैं और 2 आप सॉरी 2 आप पे बैक करते हैं जो आपने शुरू में यूज किए थे, और 2 आपके पास नेट एटीपीज बाकी बच जाते हैं। अगर इस साइड पे आप इसकी समरी देखें, स्कीम देखें, तो आपके पास देखें ये एक एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है और ये दो, तो 2 एटीपीज आपके पास प्रोड्यूस हो गए। ये जो 2 एटीपी आपने प्रोड्यूस किए हैं, सॉरी कंज्यूम किए हैं, ये प्रोड्यूस नहीं हुए, कंज्यूम हो रहे हैं। अब देखिए एटीपी आया और एडीपी में तब्दील हुआ, तो ये जो 2 एटीपीज हैं ये कंज्यूम हो गए। इनको कंज्यूम किया आपने, यहाँ पर आपके पास 4 एडीपी आ रहे हैं और 4 एटीपी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आपके पास जो है 4 एटीपीज बने, 2 आपने कंज्यूम किए, तो आपके पास नेट एटीपी 2 बचते हैं। और साथ में आपके पास जो है वो बन जाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पारोविक एसिड या पारोवेट, साथ में 2 NADH भी प्रोड्यूस होते हैं। अब इसके बाद पारोविक एसिड जब आपके पास बन जाते हैं 2 मॉलिक्यूल, तो इसके बाद पॉसिबिलिटीज दो होती हैं। अगर लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और अगर अल्कोहल फॉर्म होती तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो स्कीम है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसा गिवन नहीं है। बट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अभी मैंने आप लोगों से कहा है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से पहले ग्लाइकोलिसिस तो हो चुकी, तो जब ग्लाइकोलिसिस हो चुकी तो उसके अंदर एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट्स बन गए। अब वो पायरुवेट्स में क्या होगा कि 2 NADH2 आएंगे। ये देखें, देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। इनके हाइड्रोजन ले ली जाएंगे, हर एक मॉलिक्यूल में चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 2s are 4, तो यहाँ से आपको 4 हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन थे, टोटल 2 मॉलिक्यूल है तो 8 हाइड्रोजन थे। इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे 8 हाइड्रोजन है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो 5 और 1 6, 6 2s are 12, तो इक्वेशन की राइट साइड पे आपको 12 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट्स में 8 थे, प्रोडक्ट्स में 12 हो गए, तो 4 कहीं ना कहीं से आए, तो ये वो 4 ये वाले होते हैं। ये 4 जब ऐड हो जाते हैं इस 8 के अंदर, तो ये आपके पास 12 बन जाते हैं, तो इक्वेशन भी बैलेंस हो जाती है। तो आपके पास यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में दो चीजें बनी, एक तो आपके पास इथाइल अल्कोहल बना, इसको एथेनॉल भी कहते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो ये वाला जो प्रोसेस है अमूमी तौर पे प्रिमिटिव सेल्स में जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह के अंदर होता है, और यीस्ट के अंदर भी होता है। ये हम लोग जो बेकरीज के अंदर जो है, जिसको हम लोग खमीर उठाने का प्रोसेस कहते हैं, जब आप केक को बेक करते हैं, ब्रेड को बेक करते हैं, कोई और चीज बेक करते हैं, उसमें आप यीस्ट ऐड करते हैं, यीस्ट पाउडर ऐड करते हैं। वो बेसिकली आप इसलिए ऐड कर रहे थे कि वहां पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसके बरक्स जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ये अमूमी तौर पे यूकेरियोटिक सेल्स में, जैसे कि हमारी अपनी बॉडी के सेल्स में, हमारे मसल सेल्स में ही होती है। इसमें दो चीजें तो वैसे ही हैं जैसे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में थी। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं जी? एक तो अगर आप देखें तो यहाँ पर भी उसी तरह से पारोविक एसिड ही रिएक्टेंट है जैसे वहां पे था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यहाँ पर भी 2 NADH2 ही आएंगे और 2 NAD प्लस में ही कन्वर्ट होंगे। फर्क सिर्फ इस चीज का है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो इथाइल अल्कोहल नहीं है बल्कि प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस अमूमी तौर पे हमारे मसल सेल्स के अंदर होता है, जिसके नतीजे में मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, और मसल जो है उसके नतीजे में स्टिफ हो जाते हैं, टॉट हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं। आम जुबान में आप कहते हैं खलियां पड़ गई हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि जी मसल फटीग हो गई है। तो अगर आप ओवर एक्टिविटी करते हैं, मसल्स को एक्सेसिवली यूज करते हैं, एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंटिंग है, कोई हैवी वेट लिफ्टिंग है, जिम चले गए, स्पोर्ट्स की कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी करी, तो आपको ये सिचुएशन फेस करने को मिलती है। तो ये तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स होगी। अब बाजी एरोबिक रेस्पिरेशन पे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड्स में भी एक्सप्लेन किया, देयर आर 4 स्टेप्स। इनमें जो पहला स्टेप आ जाता है आपके पास, उसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस का नाम देते हैं।
लेकिन यहाँ पर मैंने आपको इनके बाकी नाम भी दे दी ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आपको पता हो। तो ग्लाइकोलिसिस का जो दूसरा नाम है वो ईएमपी पाथवे भी है। ई एम्बडन, एम मायरहॉफ और पी परनास, ये दो तीन साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पर ई फॉर एम्बडन, एम फॉर मायरहॉफ और पी फॉर परनास, ईएमपी पाथवे भी इसको कहते हैं। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये साइटोसोल के अंदर होता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है आपके पास वो है जी पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। ये जो पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है इसको फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए भी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है। और तीसरा नाम है इसका लिंक रिएक्शन। इसको लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को क्रेब्स साइकिल के साथ लिंक करता है, कनेक्ट करता है। तो इसके तीन नाम हो गए। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? तो जी ये प्रोसेस होता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड स्टेप क्रेब्स साइकिल है, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और ट्राई का टी, कार्बोक्सिलिक का सी और एसिड का ए, तो इसको टीसीए साइकिल का नाम भी देते हैं। वंस अगेन ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और उसके बाद फोर्थ प्रोसेस है रेस्पिरेटरी चेन। इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो लास्ट वाले थ्री प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में, और पहला प्रोसेस जो कि ग्लाइकोलिसिस है, दैट हैपेंस इन दी साडासोल। ये आपके सामने जी समरी है प्रोसेस की। अगर आप इसको देखें गौर से, तो आपके पास जो है वो सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है जी, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है दैट अकर्स इन दी साइटोसोल। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसोल के अंदर होने वाला प्रोसेस है। ठीक है जी। और इसमें एक और चीज जो नोट वर्दी है यहाँ पर जो गिवन है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो है प्रोड्यूस होते हैं द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द NADH। तो टू NADH यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और अभी हमने कहा था कि इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और उससे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बन जाते हैं, और नेट एटीपी हमने डिस्कस किया, टू नेट एटीपी भी हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो देयर आर टू नेट एटीपीज बीइंग प्रोड्यूस्ड। सेकंड स्टेप है जी पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन या लिंक रिएक्शन या फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसको जो मर्जी नाम दे लें, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है जी। और इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होती है, साथ में टू NADH इसमें भी फॉर्म होते हैं। उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल आ जाता है। इसमें 6 NADH प्रोड्यूस होते हैं, 2 FADH2 प्रोड्यूस होते हैं। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। इसमें भी आपके पास नेट 2 ATPs प्रोड्यूस होते हैं, जो फ्री एटीपीज की बात कर रहा हूँ। आखिरी स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन। इसमें केमियोस्मोसिस का प्रोसेस होता है और उसके जरिए से टोटल 32 ATPs बनते हैं। ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो अगर आप आखिर के तीनों स्टेप्स को देखें तो आखिर के तीनों स्टेप तो उसने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शो किए हैं, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एम्बिग्विटीज होती हैं स्टूडेंट्स के दिन में कि जी क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल क्यों कहा जाता है? तो क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो डिस्कवरर था, साइंटिस्ट था, उसका नाम था हेंस क्रेब्स। तो हेंस क्रेब्स के ऑनर में ही इसको क्रेब्स साइकिल का नाम दे दिया गया। अगला सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये होता है कि जी वाई क्रेब्स साइकिल इज कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? तो सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं कि जब ये प्रोसेस होता है तो जो इसका पहला इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट वो सब्सटेंस होता है जो कि एंड रिजल्ट नहीं है, एंड प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन रिएक्शन के दरमियान में प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो जो इंटरमीडिएट सब्सटेंस है वो सिट्रेट है। ठीक है, या उसको सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। तो चूंकि वो सिट्रेट या सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो सिट्रिक एसिड के रेफरेंस से आप लोग उसको सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम भी देते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में आता है वो ये होता है कि जी why tricarboxylic acid is called as Krebs cycle is called as TCA cycle या tricarboxylic acid cycle। तो इसका मतलब तो किसी हद तक इसके नाम में छुपा हुआ है। देखें, ट्राई का मतलब होता है तीन, तो ये तो बड़ी आसान सी बात है। कार्बोक्सी का मतलब है कि देर आर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है? तीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करें, ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है, ये आपके पास दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है, और ये आपके पास तीसरा। ये कंपाउंड कौन सा? सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, जो कि क्रेब्स साइकिल का पहला इंटरमीडिएट है। दूसरा इंटरमीडिएट क्या होता है जी? दूसरा इंटरमीडिएट है आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड। पहला सिट्रिक एसिड या सिट्रेट है, दूसरा आइसोसिट्रिक एसिड या इसको आइसोसिट्रेट भी कहते हैं। इसमें भी काउंट कर लें आपके पास
ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है, ये आपके पास जो है वो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है और ये आपके पास तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है। तो चूंकि इस प्रोसेस के जो पहले दोनों इंटरमीडिएट्स हैं उसके अंदर तीन तीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स मौजूद होते हैं, तो ट्राई का मतलब होता है थ्री। कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपको समझ आएगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कौन सा होता है, जस्ट आप लोगों की याद दहानी के लिए बताता चलो कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो कहते हैं COOH को। तो ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। तो आप ये देखें कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपके पास ये मौजूद है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपके पास ये मौजूद है और तीसरा वाला आपके पास ये मौजूद है। लाइक बस इधर भी आपके पास तीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स मौजूद हैं। तो चूंकि इस प्रोसेस के जो पहले दोनों इंटरमीडिएट्स हैं उसके अंदर तीन तीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स मौजूद हैं, इससे इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल का नाम भी दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा।